जितना जितना आप हमारे टैक्स देते रहेंगे वो सारा टैक्स मैं अवाम के ऊपर बोझ कम करने पे लगाऊंगा। और अगर ये जो भगौड़ा बैठा हुआ है लंदन में, जिस दिन इसका मैंने पैसा वापस ले आया तो मैं आपको वादा करता हूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी कर दूंगा। अभी फजलू डीजल पे भी मैं आ रहा हूं। अच्छा, मिल सिंह के लोगों, ये भगौड़े और डीजल के ऊपर आने से पहले मैं सिर्फ आपको, नौजवानों, आपके लिए एक बात करना चाहता हूं। मेरे मां बाप एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, मैं पहला था। हम वो बच्चे थे जो आजाद पाकिस्तान में पैदा हुए थे। और मेरी हमेशा मां बाप ने भी मुझे याद दिलाया और हमेशा में था कि कभी हमने पाकिस्तान को कभी किसी की गुलामी नहीं करने देना। और मेरे मेलसी के लोगों और जो पाकिस्तान के लोग टीवी पे ये देख रहे हैं, ये सुन लो, ना आज तक इमरान खान किसी के सामने झुका है, और इंशाअल्लाह जब तक मेरे में खून है मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। अब मैं अपने पाकिस्तानियों, ये जो अदम एतमाद की तहरीक है, इसके ऊपर जरा मैं बात थोड़ी सी करना चाहता हूं। पहले ये लोग कौन है जो अदम एतमाद की तहरीक चला रहे हैं? सबसे पहले मुजरिम नंबर 1 नवाज शरीफ झूठ बोल के सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा दी। बॉलीवुड की एक्टिंग की, रो धो के कि जी मैं तबाह हो गया, मरने वाला हूं, मिन्नतें करके बाहर चला गया। मैं ये सोचता हूं, नून लीग वालों अगर सुन रहे हो तो मेरी बात जरा, मैं चाहता हूं इस बात पे थोड़ा सा गौर करो कि कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है? कभी दुनिया में सुना है कि वो लीडर हो जो खुद दुम के भाग जाए और दूसरी तरफ आप भागा है? पहली दफा जनरल मुशर्रफ के दौर में तो आसिफ जरदारी ने तब कहा था, आसिफ जरदारी जब आप इकट्ठे होंगे तो जरा याद कराना शरीफों को और नून लीग को कि क्या आपने ये नहीं कहा था कि अटक जेल में टिश्यू के डब्बे खत्म हो गए नवाज शरीफ के आंसू पहुंचते पहुंचते, तो वहां रोना धो के वहां से भागा, झूठ बोल के गया कि मैंने कोई मुआहिदा नहीं किया। फिर वो सऊदी शहजादा आया और उसने मुआहिदा दिखा दिया। फिर कहता नहीं जी वो असल में 5 साल का था, 10 साल का नहीं। दूसरा है शहबाज शरीफ। अब ये शहबाज शरीफ कौन है? अगर आपने शहबाज शरीफ का पता चलवा रहा है तो कहीं से मकसूद चपड़ासी को पकड़ के ले आए। वो बेचारा मकसूद चपड़ासी, एक दिन उसे पता चला कि उसके बैंक के अंदर 375 करोड़ रुपया आ गया। ये इसी तरह ही था कि हुदैबा पेपर मिल में लंदन में काजी फैमिली बैठी थी आज से 20-25 साल पहले, क्योंकि इन्होंने तो पुरानी चोरी शुरू की हुई है ना। तो उनको पता चला कि उनके बैंकों में लाखों पाउंड आ गए। वो बेचारे हैरान किधर से आए हैं?
पता चला यहां से चोरी का पैसा पहले उधर भेजा और उधर से रेमिटेंस दिखा के पैसा पाकिस्तान ले आए। तो शहबाज शरीफ, अच्छा अब इसका मैं आपको एक बताऊं, इन दोनों ने एक बड़ा ये हर कोई मैच खेलता है ना, तो इन्होंने एक मैच की एक टेक्निक निकाली हुई है। वो भगौड़ा जो उधर बैठा है, वो और उसकी बेटी, वो फौज को बुरा भला कहते हैं, और शहबाज शरीफ जो भी उसको बूट नजर आता है पॉलिश करना शुरू कर देता है। जमाना बदल चुका है। आपको शहबाज शरीफ जो मर्जी आप कर लें, आपको जवाब देना पड़ेगा कि 16 अरब 1600 करोड़ रुपया आपके नौकरों के अकाउंट में कैसे आया। मैं फिर से नून लिख के पूछता हूं कि आप भी ये पूछे तो सही इससे कि 1600 करोड़ रुपया नौकरों के अकाउंट में किधर से आ गया। अगर हलाल का पैसा था तो अपने अकाउंट में लेते, क्योंकि आपने चोरी का पैसा था तो नौकरों के अकाउंट में। बेटे को भी इसने बाहर भिजवा दिया है, मकसूद चपड़ासी को भी बाहर भिजवा दिया है, अपने दामाद को भी बाहर भिजवा दिया है। भाई यहां तो अदालतें आजाद हैं, क्यों बाहर भिजवाया हुआ इनको? तो ये है दूसरा जो डरा हुआ है कि इसका केस आने लगा है और अगर केस आ गया तो इसने जेल में होना है, इसलिए ये भी जल्दी जल्दी अदम एतमाद की तहरीक में। और तीसरा है नहीं बीमारी, जरदारी। जरदारी का कमाल यह है कि जब बेनजीर इक्तदार में आई तो आते साथ ही एक साल ही नहीं लगा, सारी दुनिया में धूम मच गई मिस्टर 10% कि हर चीज के ऊपर 10% पैसे खींच लेता था। ये वो आदमी था जो बेम्बिना सिनेमा के टिकट ब्लैक करता था। उसके बाद जो इसने पैसा बनाना शुरू किया, इसके और नवाज शरीफ के ऊपर बाहर के अखबारों के अंदर मजमून आए, किताबों के अंदर इनका जिक्र आया, इनकी चोरी का। बीबीसी के ऊपर फिल्में बनी इनकी चोरी पे। इसी जरदारी को 2 दफा नवाज शरीफ ने जेल में डाला करप्शन पे, और हुदैबा पेपर मिल का जो करप्शन का केस था वो जरदारी ने उसके ऊपर बनाया नवाज शरीफ पे। 96 की असेंबली में आसिफ जरदारी से पूछा गया कि सारे महल आपका है या नहीं है। एक बड़ा महंगा इसने महल खरीदा बर्तानिया में। इसने असेंबली में कहा यह मेरा नहीं है। वो केस हुआ, केस पाकिस्तान जीत गया, सारे माल को बेचा, पैसा पाकिस्तान आना था। इतने में मुशर्रफ ने इसको एनआरओ दे दिया, पैसा भी हजम कर गया वो। ये फिर $60 मिलियन यानी $6 करोड़ पड़ा था स्विट्जरलैंड में। पाकिस्तान ने केस किया, पाकिस्तान केस जीतने लगा था, मुशर्रफ ने एनआरओ दिया, वो भी हजम कर गया। ये हैं वो लोग जो सारे मिलके कि जी वो बहुत बुरे हालात है पाकिस्तान के, अदम एतमाद हम लेके आएंगे। और चौथे नंबर पे फजलू। मैं इसको कभी मौलाना नहीं कहूंगा, क्योंकि मौलाना, हम अदब से मौलाना को कहते हैं। मौलाना पढ़े लिखे दीनी लोग होते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन जो डीजल के परमिट को बेच के पैसे बनाता है, और ये सिर्फ पैसे नहीं बनाता, ये ब्लैकमेल करता है। मदरसे के बच्चों को ले आया, इस्लामाबाद में धरना दिया। वो मीडिया ने जाके मदरसों के बच्चों से पूछा कि ये क्यों आए हो तुम धरना देने? उन्होंने कहा जी इसलिए कि इमरान खान यहूदी एजेंट है। उन्होंने कहा कि ये यहूदियों का या साजिश कर रहा है पाकिस्तान में। मौलाना
नहीं, डीजल नहीं मैं कह सकता इसको। फजलू, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और ये जो तुम्हारा डाकुओं का टोला है, इसके होते हुए यहूदियों को साजिश करने की जरूरत क्यों है पाकिस्तान में? फजलू, मैं आपसे, आपकी और मेरी उम्र एक ही है। हमारी उम्र में हमें सोचना चाहिए कि ऊपर वाला कभी भी बुलावा दे दे। हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। और आपका तो थोड़ा वजन भी ज्यादा है, इसलिए आपको अब सोचना चाहिए अपनी आखिरत का। यानी आप एक दीन के नाम पे पैसे बनाते हुए आपको कोई खौफ खुदा नहीं है। कुछ तो सोचें कि आप जो मदरसे के बच्चे, और मैं ये समझता हूं कि ये हमारा बहुत बड़ा एहसास है, हमारे मदरसे के बच्चे, लेकिन इनको आप इस्तेमाल करें अपनी सियासत चमकाने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए। जो मैंने कुरान पढ़ी है और जो मेरा दीन का जितना भी इल्म है, अल्लाह ने आपको माफ नहीं करना। तो मीडिया आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके बच्चे हैं। मैं जो लोग आज मीडिया में इनकी हिमायत कर रहे हैं, इन डाकुओं की, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे फजलुर रहमान फजलू डीजल हो जाएं, या आप चाहेंगे कि मकसूद चपरासी वाला शोभा शरीफ आपका बेटा बन जाए, या आप चाहेंगे कि भगोड़ा नवाज शरीफ बन जाए, और या आप चाहेंगे कि आपका बेटा जरदारी की तरह बन जाए? कोई नहीं चाहेगा। तो फिर आप क्यों इस मुल्क में अच्छाई के साथ नहीं खड़े होते? 30 साल से आप देख रहे हैं कि मुल्क से क्या कर रहे हैं। मैं आज आखिर में एक बात कह के अपना बात खत्म करता हूं कि मैं 25 साल पहले मैं सियासत में आया ही था इनका मुकाबला करने के लिए। जब तक मेरे में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा। मैं इनका मुकाबला करूंगा और अभी मेरी पूरी तैयारी है कि जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन मैं इनसे आखिर में आखिरी बात ये कह के छोड़ता हूं कि ये जो चोरों का टोला है, ये डाकुओं का जो गुलदस्ता है, क्या आप तैयार हैं जब इंशाअल्लाह आपकी अदम इत्तेमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा?